हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर आज लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नए लेसन का एक्सप्लेनेशन। 11th स्टैंडर्ड OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितना शॉर्ट सिंपल और इजी वे में होगा उतना इजी वे और शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने का, और आप इस चैप्टर को सीख भी जाओगे। तो बहुत सारे मैंने बहुत टाइम पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का वीडियो बनाकर चैनल पे डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद आप ये वाला लेसन कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा कि हर रोज़ एक लेसन का अपडेट मैं मेरे चैनल पे देता रहूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का थर्ड लेसन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो इस लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, जब हमारा इंडस्ट्री स्मॉल स्केल का होगा मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी वो बहुत लिमिटेड कैपिटल को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाएगा, बहुत लिमिटेड मैन पावर की ज़रूरत होगी, और जो भी प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे होगा। तो जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, अगर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दूँ तो जो छोटे मोटे पापड़ बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है, जो छोटे मोटे चूड़ा बनाते हैं, चूड़ा, बाद में वेफर्स बनाने वाली अलग अलग कंपनी होती है, चिप्स की कंपनी होती है, जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को पैक करके छोटे छोटे पैकेट्स में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल काजू, बादाम, किशमिश स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आपने देखा होगा बिकते हैं। नूडल्स के पैकेट्स बनते हैं स्मॉल स्मॉल, पापड़ के पैकेट्स आपने देखे होंगे, कुछ जो कुरमुरे आते हैं उनके पैकेट आपने देखे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। अगर बड़े लेवल पे बात करूँ मैं, बिग इंडस्ट्रीज, तो वो बहुत बड़े लेवल पे उनका प्रोडक्शन होता है और उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उनके पैकिंग अलग टाइप के दिखेंगे आपको, बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग होता है, उन लोग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाती है। इन इंडस्ट्री का ऐड कभी आपने टीवी पे देखा ही नहीं होगा। आप दुकान में जाते हो और वो जो दुकान वाला होता है वही आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, आपको टीवी से कहीं से इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। आप दुकान जाते हो उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है। हॉकर्स बेचते हैं इसको, या फिर ये रास्ते पे स्ट्रीट्स में मिलने लगता है। कोई नॉर्मल जो आपके घर के आसपास जनरल स्टोर है, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। ये सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, ये सर्विस भी बनाते हैं, ये सर्विस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस यूनिट जो बहुत ही कम लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और सर्विस प्रोड्यूस करता है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। और इंडिया में बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो किए हैं। तो पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड होगा। लेट्स फर्स्ट सी द मीनिंग। सो मीनिंग में हमें बताया जा रहा है, ट्रेडिशनली द इंडस्ट्री इन इंडिया आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, लेबर एंड पावर आर कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थोड़ा सा मशीन पावर, थोड़ा सा लेबर और थोड़ा सा जो भी कुछ उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, इसको यूज़ करके छोटे लेवल पे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद हमें बताया जा रहा है इनके पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 50 से लेके 60-70 मतलब 100 के अंदर ही इनके कंपनीज में एम्प्लॉय होते हैं। 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके कंपनी में नहीं होते, इसलिए इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में दो मेन सेक्टर निकल के आता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है सर्विस सेक्टर। तो बिजनेस को दो सेक्टर में क्लासिफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये टैंजिबल गुड्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और मार्केट में सेल किए जाते हैं। और इसका दूसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जिसमें कोई भी टैंजिबल गुड नहीं होता बल्कि इनटैंजिबल चीज़ें होती है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। मतलब आप डॉक्टर के पास गए तो आपने सर्विस लिया, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, आपने सर्विस लिया। तो स्मॉल सेक्टर में दो सेक्टर में स्मॉल बिजनेस डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है MSMED, उन्होंने क्लासीफाई किया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को। अब पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखेंगे।
माइक्रो कैटेगरी में कौन आता है? जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा नहीं होता, उनको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। स्मॉल कब बोलेंगे? जब 25 लाख से ज़्यादा होगा लेकिन 5 करोड़ से कम होगा, तब हम उसको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। मीडियम कब होगा? जब 5 करोड़ से ज़्यादा होगा लेकिन 10 करोड़ के अंदर ही होगा, तो उसको हम मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बोलेंगे। तो बहुत इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो, माइक्रो मतलब 25 लाख, स्मॉल मतलब 25 लाख टू 5 करोड़ और मीडियम मतलब 5 करोड़ टू 10 करोड़। और अगर यहाँ पे मैं सर्विस की बात करूँ तो सर्विस में 10 लाख से ज़्यादा माइक्रो नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख के अंदर ही रहता है। और अगर स्मॉल की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, और मीडियम की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो मीडियम सर्विस सेक्टर कहा जाता है। उसके बाद इसके बारे में डेफिनेशन दिया गया है। तो एक सिंपल डेफिनेशन के तहत हमें ये कहा गया है, इसका गाइडलाइंस ये है कि अगर आपको कैटेगराइज करना है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है? आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हो उस बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट में है, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर का होना चाहिए। अगर 1 करोड़ के अंदर के ये सारे इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी पैसा, कैपिटल जो है आपका वो 1 करोड़ के अंदर है फिक्स्ड असेट्स में, तो आपका जो बिजनेस है उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको क्लासीफाई किया गया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। ट्रेडिशनल मतलब पुराने इंडस्ट्रीज कैसे थे, मॉडर्न मतलब नए इंडस्ट्रीज। तो पुराने में अगर एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉयर इंडस्ट्री, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। और मॉडर्न की बात करें तो बाईसाइकिल पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री, स्विंग पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री, ब्लेड, रेजर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, गैजेट्स जो बनाते हैं वो कंपनी, और स्पेयर पार्ट कंपनी, ये मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। और ट्रेडिशनल में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, हमारे पूरे देश में इकोनॉमी को ग्रोथ और बूस्ट देने के लिए SSI जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब जब भी मैं SSI यूज़ करूँगा तो आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। सबसे पहला है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यस, जब भी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लॉन्च होता है या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, वहाँ के उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनको जो है वो जॉब मिलता है। जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उनको एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसीलिए SSI एक बहुत, इसीलिए स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया है कि SSI जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जब मिलता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली उस जगह का इंक्रीज होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड, ये रीजनल बैलेंस क्रिएट करता है। अब हमारे पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे रीजनल इम्बैलेंस है। अगर हम बात करें हाइपर सिटीज़ की, जैसे मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो हो गए हैं। वहीं पे जो कुछ स्टेट्स है, जैसे आसाम देख लो, उड़ीसा देख लो, ये अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, जो कि एक रीजनल इम्बैलेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो SSI जो है वो रीजनल बैलेंस को क्रिएट करता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करने के लिए आपको हाईफाई मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मटेरियल है, लेबर है, उसको लेकर ही आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको अच्छी खासी सैलरी आती है। सैलरी आने पे वो उनका जो घर है, हो सकता है वो पहले पुराने टाइप का था, लेकिन उनको इनकम आने से उन लोग घर को रिपेयर करते हैं। पहले हो सकता है वो कच्चे घर में रहते होंगे, लेकिन इनकम मिलने पे वो अपने घर को पक्का करेंगे। हर जगह पे सीमेंट का घर दिखेगा, रोड डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएंगी, उस जगह का एक अच्छा खासा नाम हो जाएगा, लोग वहाँ पे सामान खरीदने आएंगे। तो वो जो है SSI जहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो रीजनल बैलेंस क्रिएट करता है। और जो छोटे मोटे शहर है जहाँ पे अभी तक टेक्नोलॉजी उतना पहुँच नहीं पाया है या फिर जो बहुत पीछे छूट गए हैं, SSI ओपन करने से वो सारे शहर भी बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ जाएंगे और रीजनल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, थर्ड पॉइंट।
अब ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है एसएसआई का। अब एसएसआई में हम जो भी सामान प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्राइस हमेशा लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि उसको बनाने के पीछे बहुत कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसके जो मशीन्स होते हैं वो बहुत कम रेट में हम रन कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड रहता है वो इजीली अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट रहता है उसका प्राइस बहुत ही कम होता है। और आपको मालूम है जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है कस्टमर उसको ज़्यादा बाय करते हैं। तो इसीलिए एसएसआई को जो है वो एक कंपटीशन का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन में आ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज जब अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। जो लोअर लेवल क्लास के पीपल होते हैं वो प्रोडक्ट परचेस ही नहीं कर सकते, लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करते हैं? जिसका प्राइस कम होता है। और एसएसआई जो है वो ऐसे ही प्रोडक्ट को बनाता है ताकि वो लोअर, जो जिनका इनकम लेवल बहुत कम है, वो भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर पाए, एंड इनडायरेक्टली उनका सेल्स का टर्नओवर जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए एसएसआई को जो है वो कॉम्पिटेटिव, मतलब कॉम्पिटिशन का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कहीं पे शुगर केन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो वहाँ पे हम शुगर इंडस्ट्री डाल सकते हैं, स्मॉल स्केल शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पे शुगर केन ज़्यादा है, जहाँ पे वुड ज़्यादा मिलता है, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मैच स्टिक कंपनी खोल सकते हैं। तो एसएसआई जो है वो जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज़ करता है। रेड्यूस माइग्रेशन। अब गांव में अगर हम एसएसआई खोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलते हैं, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अगर वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो वो कभी वहाँ से शहर नहीं जाएंगे। तो इसके वजह से माइग्रेशन जो है वो कम हो जाता है। माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, या तो जॉब के लिए, या तो स्टडीज़ के लिए, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। तो अगर आप एसएसआई जो है किसी गाँव में ओपन करते हो तो आपका माइग्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को वहाँ पे जॉब मिलेगा तो उनको सैलरी आएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो माइग्रेशन का टेंशन नहीं रहता, ये माइग्रेशन कम करता है। सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को एसएसआई जो है वो सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सामान बनाने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी तो रॉ मटेरियल भी उनको खुद से बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल बनाने वाला काम जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर देता है उनके लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सारा रॉ मटेरियल बना देता है, बस उनको यूज़ करके लार्ज स्केल इंडस्ट्री को फिनिश प्रोडक्ट बनाना रहता है। डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। जो स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड एस्पिरेंट है, जो नए नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं और जिनके पास कोई नया एक स्टार्टअप आइडिया होता है। आपने स्टार्टअप वाला कंसेप्ट सुना होगा, आजकल स्टार्टअप्स जो है वो बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट होते हैं एज वेल एज जो कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, एक प्रोडक्ट का एक उनको नॉलेज होता है, और फिर अगर उन लोग दिमाग लगा के उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो एज अ स्टार्टअप के तौर पे उनका प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर में वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। टेक एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग, जब उन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया उनकी उम्र कितनी होगी? 16, 17, 18 ईयर्स के वो थे। तो उस एज में कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने फेसबुक बना दिया, एंड आपको मालूम है फेसबुक आज कितना बड़ा कंपनी है, एड से वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो सेम वे ऐसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारे देश से भी नए नए एंटरप्रेनर्स निकलेंगे, नए नए बिजनेसमैन हमें फ्यूचर में मिलेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि एसएसआई पे अलग अलग लोन्स भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आपके पास कोई बिजनेस कंसेप्ट है, अगर आप वो गवर्नमेंट को शो करते हो, अगर गवर्नमेंट को पसंद आता है, तो गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी होता है, क्योंकि इसी से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे फ्यूचर के एंटरप्रेनर्स कैसे होंगे। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है लार्ज एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर आप एक जगह पे एसएसआई खोलते हो, वहाँ पे 50-60 जन को भी जॉब देते हो, तो उसके वजह से वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। फिर आप एक ब्रांच खोलते हो दूसरी जगह पे, वहाँ पे 50-60 जन को आप देते हो, तो ये मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। एसएसआई को रन करने के लिए बहुत ही कम कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही कम पैसे में आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है कि आसपास जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं उसी को यूज़ करके ये बिजनेस रन होता है, जिसके वजह से बहुत सारा कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है।
इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब SSI जो है वो ज़्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज को भी सामान मिल जाता है, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं रॉ मटेरियल मिलने के बाद, एज वेल एज जो कस्टमर्स रहते हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो एकदम गरीब लोग होते हैं, उनके लिए भी SSI जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के काबिल रहता है, कम पैसे में प्रोडक्ट बना सकता है और लोग कम पैसे में इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, ओके, नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आर कंट्रीब्यूटेड बाय SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो पूरे एक्सपोर्ट का 40% लेता है। मतलब हमारे कंट्री में इतने सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है कि इनके प्रोडक्ट और इनके सर्विस हमारे कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और ये टोटल 100% में से 40% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें ज्वेलरी है, knitwear है, हाउजरी आइटम्स है, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर प्रोडक्ट, वुलन गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, और एक्सपोर्ट के वजह से हम दूसरे कंट्री का पैसा, दूसरे कंट्री का जो करेंसी है उसको एक्सचेंज में ला पाते हैं, और हमारे कंट्री के करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके वजह से जो है हमारी कंट्री का नेशनल इनकम ग्रो होता है और हम इकोनॉमिकली डेवलप होने लगते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हर किसी के पास इक्वली इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर किसी के पास इक्वली इनकम पहुंचता है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी हो जाता है। मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा चला जाता है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों के हाथ में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सबको इनकम जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलता है, जिसकी वजह से इक्वालिटी मेंटेन रहती है। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल, हमने ऊपर डिस्कस किया कि इससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब एक्सपोर्ट होता है तो हम दूसरे कंट्री के करेंसी को ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जब किसी कंट्री का बढ़ता है तो उसका जो करेंसी का रेट है वो दूसरे कंट्री के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने इसके पहले ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है, जो नए नए बिजनेसमैन हैं जिनके पास आइडियाज़ है उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रो होने का। दे कैन ऑल्सो बिकम बिजनेसमैन एज वेल एज बिजनेस वुमेन। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बिजनेस वुमेन्स, कुछ गर्ल्स होती है जिनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छे स्किल्स होती है, तो उनका यूज़ करके वो गर्ल्स भी एंटरप्रेनर बन सकते हैं। एज वेल एज कुछ बॉयज़ भी होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया होता है, वो भी खुद को एज अ बिजनेसमैन देख सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब इसको रन करने के लिए आपको बहुत ही कम कॉस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। मतलब आप एकदम कॉस्ट एफिशिएंट रहते हो। अगर आपको लॉस भी हो गया, अगर आपको इन फ्यूचर आपने SSI ओपन किया और SSI की वजह से आपको लॉस हो गया, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, थोड़े कम लेवल पे लॉस होगा, बिकॉज SSI जो है वो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है। रिड्यूस माइग्रेशन, सेम पॉइंट हमने ऊपर इंपॉर्टेंस में भी देखा। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन मतलब जो भी मार्केट सिचुएशन चेंज होता है, मार्केट सिचुएशन के चेंजिंग के हिसाब से फटाक से SSI जो है वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो स्मॉल लेवल पे अपना काम कर रहा है। लेकिन जब बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस किए जाते हैं तो ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके होते हैं कि अचानक से मार्केट में कुछ चेंज हो गया तो उन प्रोडक्ट्स का अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में एक तरीके का ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड के हिसाब से किसी लार्ज कंपनी ने बहुत सारा गुड्स को प्रोड्यूस किया है, अचानक से वो ट्रेंड जो है पब्लिक के अंदर से खत्म हो जाता है, लोग उस ट्रेंड को अब फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या उस कंपनी ने उतना सारा प्रोडक्ट बनाया था वो बिकेगा? नो, कंपनी जो है वो पूरी तरीके से लॉस में चली जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनका कभी बिकेगा ही नहीं, बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें SSI की, तो इनका ऑपरेशन जो वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये जो सामान प्रोड्यूस करते हैं इनका सामान स्टॉक में बहुत कम रहता है, तो अगर ट्रेंड चेंज भी हो गया तो स्टॉक में कम प्रोडक्ट होने की वजह से इनको कम लॉस झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू challenges before small scale industries.
अब कुछ चैलेंजेस है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है, जिसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से एफिशिएंट वे में रन नहीं कर पाती है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करना पड़ता है वो ये है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको मालूम है इसमें बहुत कम पैसा लगता है, तो जिस चीज़ में कम पैसा लगता है उसका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, प्रोडक्शन लाइन होता है, उसमें जो मशीन्स यूज़ किए रहते हैं वो बहुत ही आउटडेटेड होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसीलिए ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन के वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो पीछे रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। इन एडवोकेट फाइनेंस, अब जो बिजनेसमैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन करता है उसके बाद बहुत ही लिमिटेड फाइनेंस होता है, इसीलिए वो ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाता, और जब इन्वेस्ट नहीं कर पाता तो उसके बिजनेस में ना ही कुछ मॉडर्नाइजेशन होता है, ना ही वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर पाता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे मार्केट से आउटडेट होने लगता है। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिलता, और अगर रॉ मटेरियल मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा प्राइस रॉ मटेरियल के लिए पे करना पड़ता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसको यूज़ करके अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन करते हैं, जहाँ पे चाय का बागान मतलब चाय के बगीचे होते हैं, जहाँ पे चाय का जो टी प्लांट जो है वो उगता है, वहाँ पे अगर हम चाय की फैक्ट्री डालेंगे, चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री, तो हमें ईजिली हम उसे रन कर सकते। लेकिन जहाँ पे चाय पत्ती का जो प्लांट है वो उगता ही नहीं है, वो सॉइल ही वहाँ पे नहीं है, उस सॉइल पे ट्री का प्लांट उग ही नहीं सकता। और अगर वैसी जगह पे मैं चाय की फैक्ट्री डालूँ, चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री डालूँ, तो क्या मुझे उस सस्ते रेट में मिलेगा सामान? नहीं मिलेगा, मुझे दूसरी जगह से लाना पड़ेगा उसको, और दूसरी जगह से जब मैं लाऊंगा तो मेरा रॉ मटेरियल का एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। लेबर प्रॉब्लम, अब लेबर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो अनस्किल्ड एज वेल एज सेमी स्किल्ड, मतलब ऐसे वर्कर जिनको बराबर नॉलेज नहीं होता, जिनके पास कोई बराबर स्किल नहीं होता, उनको भी रख लेता है डेली वेजेस पे। मतलब वो एक दिन काम करेंगे और फिर उनको वेजेस मिल जाएगा। तो भले ही वो उनका टारगेट दिया रहता है कि आपको 100 प्रोडक्ट बनाना है, तो भले ही वो एक दिन में 25 प्रोडक्ट भी क्यों ना बनाए, दिन के एंड में पूरे दिन के एंड में उनको उनका जो वेज रहता है, उनको जो तनख्वाह मिलने वाला रहता है, पगार मिलने वाला रहता है दिन का, फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर को बोला गया है कि तुम एक दिन काम पे आओगे तो तुम्हें 500 रुपीज़ मिल जाएगा। अब वो एक दिन काम पे आएगा और उसको जितना प्रोडक्ट बनाना था, भले वो उतना प्रोडक्ट नहीं भी बनाए, तो भी जिसने उसको काम पे रखा है वो मना नहीं कर सकता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यही एक फॉल्ट है, उसको रन करने वाला जो बिजनेसमैन होता है वो लेबर को मना नहीं कर सकता। भले ही लेबर कितना भी प्रोडक्शन किए हो या नहीं किए हो, उसको डेली वेजेस देना ही पड़ता है। तो लेबर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारे पास प्रोफेशनल लेवल के प्रोफेशनल टाइप के लेबर जैसा हमें चाहिए, स्किल्ड लेबर, वो हमें नहीं मिलते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब पैसा इतना कम लगाया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट वो इतना कम है कि उसमें हम मार्केटिंग का कोई भी फंक्शन प्ले कर ही नहीं सकते, और अगर हम मार्केटिंग फंक्शन नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में बिकेगा भी नहीं। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो एसएसआई यूनिट्स जो होते हैं वो दूर दराज गाँव में कहीं पे सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर रोड फैसिलिटी नहीं होता। अगर रोड फैसिलिटी है तो वहाँ पे प्रॉपर व्हीकल्स नहीं होते, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट सफ़र करना पड़ता है, और प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ सिकनेस। तो सिकनेस जो है वो दोनों एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने इसके पहले डिस्कस किया, स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं, लेबर के पास ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम की बात करें तो हम प्रोडक्ट सेल करने के बाद पेमेंट में डिले होता है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज़मर्रा की कामों के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है वो बहुत कम हो जाता है, बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करता, एज वेल एज जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से सेल्स ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यही कुछ रीज़न है सिकनेस। उसके बाद है पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एसएसआई को फेस करना पड़ता है वो है पावर शॉर्टेज। ज़्यादा टाइम अगर हम रूरल एरिया में रहे, रूरल एरिया में प्रॉब्लम होता है लोड शेडिंग का, पावर हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है,
या फिर अगर हमें प्रॉपर सप्लाई मिल भी रहा है तो जो रेट रहता है इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर हम कंप्लेन करें तो भी वो बोलते हैं कि इंडस्ट्री के लिए अलग मीटर सेट किया जाता है, उनके लिए अलग चार्जेस होते हैं, घर के लिए अलग चार्जेस होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इरेगुलर पावर सप्लाई और पावर शॉर्टेज का, जिसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। उसके बाद है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बन पाता, जिसके वजह से हमारे कंट्री के बाहर के जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट पे, एसएसआई के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि उनको जो लेवल का, जो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट चाहिए, एसएसआई उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर पाता या उस लेवल का सर्विस नहीं दे पाता। तो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एसएसआई पे अप्लाई नहीं होता, जिसके वजह से एसएसआई यूनिट्स जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसकी वजह से एसएसआई ग्रो नहीं कर पाता। तो ये मैंने पार्ट 1 रखा है चैप्टर का, जो अभी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर इसी सेम लेसन का पार्ट 2 अपलोड होगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। मैं मेरे चैनल पे साथ ही साथ एमकॉम के भी रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ बहुत जल्द। आपको ई ज्ञान वेबसाइट पे एमकॉम के नोट्स मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है, काम हो रहा है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लेट आ जाए तो स्टूडेंट प्लीज़ वेट करना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा, मैं मेरे चैनल पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, प्लस कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग, और साथ ही साथ जो HTML, CSS कोडिंग वाले जो लैंग्वेजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी लैंग्वेजेस का रिक्वायरमेंट होता है, इन सब के ऊपर एक के बाद एक वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे होता क्या है, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे आके आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने व्यूज़ है उतने सब्सक्राइबर नहीं है। आप खुद देख सकते हो सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर मुझे मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए तो आई गारंटी कि हर 1-2 घंटे के अंदर कोई ना कोई आपको नया वीडियो, कोई नया अपडेट मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। 90% of the viewers in my channel have not subscribed to the channel. प्लीज़ डू सब्सक्रिप्शन। आप जब भी वीडियो देखते हो इस चैनल का, अब भी अगर आप देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेस। तो वहाँ पे आप प्रेस कर दो और एक बेल वाला आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और वीडियो में कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। इफ़ देर इज़ एनी डाउट, यू वांट पर्सनल क्लासेस, इफ़ यू वांट पर्सनल ट्यूशन, मेरा खुद का क्लासेस भी है जो कि मैं नालासोपारा में रन करता हूँ, विशाल क्लासेस। उसके बारे में अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, नालासोपारा में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, अचोले साइड, ओके, एवरशाइन के साइड जो भी स्टूडेंट रहते हैं नियर टू एंकर पार्क, अगर आप यहीं कहीं पर रहते हो सो यू कैन कम टू दिस क्लासेस। आप गूगल पे सर्च करोगे विशाल क्लासेस नालासोपारा, जो पहला सर्च टर्म आएगा वो हमारे क्लासेस का ही है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स और क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। वहाँ पे ऐसा आपको नंबर भी मिलेगा, एज वेल एज मैं वीडियो के नीचे भी मेरा नंबर दे दूंगा। और ई ज्ञान वेबसाइट जो है वो भी चल रहा है, जहाँ पे एमकॉम के बहुत सारे नोट्स एंड एवरीथिंग अपलोड हो रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे है। तो वो भी आप क्लिक करके देख सकते हो। बहुत जल्द ई ज्ञान पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके TY, BCom और ग्रेजुएशन तक के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।